Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आज हम लोग मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल 1 से ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमने पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा था, राइट. तो आज हम मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है इकोसिस्टम से रिलेटेड. तो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है बहुत, है ना. इसमें काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम कैसे काम करता है, प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट क्या है, डीकम्पोजिशन कैसे होता है, डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है ना, स्पीशीज़ में. पिरामिड्स देखेंगे, बायोमास के, नंबर्स के, एनर्जी के. फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, हाइडार्च और जेराक्स सक्सेशन क्या होता है, मेजिक कंडीशंस क्या होती हैं. फिर हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, है ना, ये सब पढ़ेंगे. उसके बाद इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ेंगे और हम मॉड्यूल को एंड करेंगे. और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, है ना. मेजर पार्ट इन्वायरमेंट का यही है ना. पहले दो जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो शुरुआत में ही रखें. तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, है ना. क्या है इकोसिस्टम, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं. इकोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, है ना. उसके स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं. तो ये जो रहते हैं और साथ में इंटरैक्ट करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. सिस्टम होता है, उसी से इंटरैक्ट करते हैं. तो इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, है ना, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट. तो कैसे जो कैसे जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. तो जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं वो साइज़ में वेरी करते हैं ना. स्मॉल पॉन्ड से एक वाटर ड्रॉपलेट से लेकर बिग ओशन तक इकोसिस्टम हो सकता है. तो आप ऐसा मत सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर साइज़ डिफाइंड है, कोई साइज़ डिफाइंड नहीं है. छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इकोसिस्टम हो सकता है ना. दो टाइप के होते हैं इकोसिस्टम. एक होता है टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले इकोसिस्टम्स, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स आते हैं. और एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें क्या आता है, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, वेटलैंड्स आते हैं, रिवर्स आती हैं, एस्चुअरीज आती हैं. ठीक है. तो ये सब क्या हैं, ये सब बेसिकली ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, राइट. फिर आगे बढ़ते हैं. और मैन में कुछ मैन मेड इकोसिस्टम्स में, जैसे आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा, है ना, जिसमें फ़िश रहती हैं, तो वो क्या है, वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है. वो नेचुरल थोड़ी है, वो तो आपने बनाया है ना. दैट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम. क्रॉप फील्ड्स हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, दीज आर कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम, जो हम खुद से बनाते हैं, है ना. उसके बाद एक कंसेप्ट आता है स्ट्रैटिफिकेशन का. व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटा मतलब क्या होता है, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स में. कब जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. तो ऐसे इकोसिस्टम भी स्टैटिकली डिफाइंड है. वर्टिकली जब स्पीशीज़ को हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं. अभी ट्रॉपिक लेवल अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं, प्लांट्स जो खाना बनाते हैं. फिर इसको खाने वाले कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं. फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं. तो ऐसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है स्पीशीज़ का, है ना. तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन इन इकोसिस्टम. ठीक है. और कहाँ कहाँ दिखेगा, जैसे मान लो ट्रीज़ में भी अगर मैं देखूँ, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे नीचे ग्रास होती है. फिर थोड़े और ऊपर बड़े श्रब्स होते हैं. फिर श्रब से ऊपर थोड़े ट्रीज़, बड़े ट्रीज़ होते हैं. फिर ट्री से भी बड़े होते हैं, एकदम लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं ना. तो ये क्या है, ये एक स्ट्रैटिफिकेशन. तो स्ट्रैटिफिकेशन ही तो है. ये सबसे ऊपर, ये नीचे, है ना. फिर ये श्रब्स एकदम ग्रास नीचे, है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैटा. ये स्ट्रैटा में ऑक्यूपाइड है. उसके बाद क्या है, कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो इस फंक्शन जो इसको एज अ फंक्शनल यूनिट बनाते हैं. क्या क्या है, पहला है प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. अब हम एक एक करके इन कंसेप्ट्स को देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ना. उससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं पॉन्ड इको सिस्टम की. ठीक है. ये हम सारी बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन के बारे में सब बात करेंगे आगे. बट हम स्टार्ट करते हैं एक एक इको सिस्टम को लेकर.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या क्या कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स से, है ना। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, है ना, सॉइल, यही सब पढ़ा था। तो अब पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा, वाटर होगा, है ना। एंड वाटर वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे, जो फिश वगैरह रह रही होंगी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे, और जो डेड प्लांट्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक में ही आते हैं। कार्बन वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वाटर में, वो होंगे क्या, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और क्या होगा, सॉइल डिपॉजिट्स होंगे, जो बॉटम, जो पॉन्ड के बॉटम पे सॉइल डिपॉजिट होगा वो होगा एबायोटिक कंपोनेंट में, है ना। तो यही तो पढ़ा था, वाटर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। लाइट तो आ ही रही होगी, सनलाइट तो आ ही रही होगी, है ना, सनलाइट भी हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सनलाइट आती है एबायोटिक फैक्टर्स में, जो सनलाइट आती है ना, जस्ट अ मिनट, जो सनलाइट आती है ना, उससे क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं अपने पॉन्ड्स में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो लाइट से ये लोग क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं ना, फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन फूड प्रोड्यूस करता है, तो सबसे जो नीचे वाला लेवल है पॉन्ड में, वो होंगे प्रोड्यूसर्स, जो खाना बना रहे हैं सबसे पहले, जो सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं, वही प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन आएगा, इनमें आएगा फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे ही आएंगे, कुछ कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स, मार्जिनल प्लांट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स जिसको बोलते हैं, जो खाना खुद से बनाते हैं, वो कौन कौन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे, है ना, फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट्स, ये लोग सब हो गए। अब इनको खाने वाला कौन है, इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाला पॉन्ड में कौन कौन है, जू प्लैंक्टन्स, है ना, जू प्लैंक्टन्स इनको खाते हैं, है ना। छोटे छोटे जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना, उनको जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं, तो वो इनको खाते हैं, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग एंड वाटर ड्वेलिंग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगा कंज्यूमर्स। अब इनको खाने वाले भी बड़ी फिशेस आती हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में कौन कौन आएगा, फंगी आएगा, बैक्टीरिया आएगा और फ्लैगेलेट्स आएंगे। तो जैसे मान लो कोई फिश मर गई, है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो वो नीचे चली जाती है, बॉटम में चली जाती है, तो ये डीकम्पोज होती है ना। तो इसको डीकम्पोज कौन करेगा, इसको डीकम्पोज करेगा फंगी, बैक्टीरिया और फ्लैगेलेट्स, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो हमेशा नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है, फिर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। तो नीचे से जो बेसिकली नीचे से ऊपर जाता है एनर्जी का फ्लो, ठीक है। सो देयर इज़ अ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल्स एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कितना हीट लॉस होता है, क्या होता है, कैसे होता है। बट अभी आप ये याद रखो कि जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है वो नीचे से ऊपर होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर लेवल से नीचे होगा, ये नहीं हो सकता, है ना, हमेशा ही नीचे से ऊपर होता है। तो पहले प्रोड्यूसर्स में जाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ये डिकम्पोजिशन होता कैसे है ना। तो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं विद रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन विद द ऑटोट्रॉप्स। ये पूरे सिस्टम का बता रहा है, पॉन्ड इको, सिर्फ डिकम्पोजिशन का नहीं बता रहा है, डिकम्पोजिशन का नहीं बता रहा है, ये पूरे पॉन्ड इको सिस्टम का बता रहा है कि भाई काम कैसे करता है। पहले सनलाइट आती है, सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट से जो प्लांट्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं पानी से, वो लेके न्यूट्रिएंट्स लेके उसको कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, है ना। इसी टाइप से एनर्जी का फ्लो होता है ना। कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरे लेवल पर आते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स बेसिकली आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, फिर जब ये मर जाते हैं प्लांट्स, तो उनका फिर डिकम्पोजिशन होता है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, मिनरल्स रिलीज होते हैं वापस, फिर से पानी में वो मिनरल्स जो कंज्यूम हुए थे इनिशियली, जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हुए थे, जो मिनरल्स इनिशियली कंज्यूम हुए थे खाना बनाने के लिए, वो वापस इसमें रिलीज़ हो जाते हैं। कब रिलीज़ होते हैं, जब बैक्टीरिया और फंगी, जब ये मरे हुए डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं ना, देन दे आर रिलीज बैक बाय द यूज़ ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो ये बेसिकली एक साइकिल है ना। पहले न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर ये लोग खाना बनाते हैं, फिर खाना को खाते हैं, और फिर बाद में मिनरलाइजेशन से फिर से ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरा कंसेप्ट क्या था, प्रोडक्टिविटी का, है ना। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, क्या मतलब है प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्टिविटी पढ़ने से पहले हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या मतलब होता है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब
प्लांट्स, हमको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, हमने अभी देखा था प्लांट्स क्या करते हैं, सन की लाइट लेते हैं, है ना, सन की लाइट लेते हैं और यहाँ से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, है ना, सॉइल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं वो, है ना, फिर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना। जब आप खाना खाते हो तभी तो आपका बॉडी चलता है ना, तो वो क्या है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है ना, उसी से आपका वेट बढ़ता है। अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा खाना खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, है ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को लेके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है बायोमास, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कितना वो फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है, इनऑर्गेनिक से कन्वर्ट करके कितना वो ऑर्गेनिक में बना रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है ना। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट वेट होता है बेसिकली ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी कितनी होती है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इज़ बेसिकली कि कितना ये जो जब हम किसी में रेट लगा देते हैं ना, प्रोडक्शन क्या है कि अमाउंट कितना है, अमाउंट बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का पर यूनिट एरिया क्या है, तो इसका आप यूनिट देखोगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर में, है ना। जब हम इसमें टाइम भी जोड़ देंगे, मतलब पर यूनिट टाइम कितना होगा, है ना, जैसे एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ या एक महीने में कितना प्रोड्यूस हुआ, जनरली एक साल होता है। जब हम इसमें टाइम का यूनिट डाल देंगे, पर यूनिट टाइम, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इट इज़ बेसिकली अ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो समझ में आ गया। प्राइमरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, ठीक है। प्राइमरी हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम बायोमास, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। अगर यही चीज़ कोई सेकेंडरी कंज्यूमर करेगा, है ना, अगर यही चीज़ कोई कंज्यूमर करेगा जो प्लांट्स को खाता है ना, अगर कोई यही चीज़ कोई कंज्यूमर करेगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्शन, या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अगर उसमें हम रेट लगा देते हैं ना। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जब नया बायोमास बना रहे होते हैं, अमाउंट ऑफ बायोमास जो कंज्यूमर्स बना रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि पूरे बायोस्फीयर में, मतलब हमारी पूरी अर्थ में कितना ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास अवेलेबल है। तो पूरे अगर हम बायोस्फीयर का कंपेयर करें तो 170 बिलियन टन्स ऑफ ये बायोमास अवेलेबल है, जिसमें से सिर्फ 55 बिलियन टन्स जो है वो ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार ओशंस इतना कम क्यों करते हैं, जबकि ओशंस तो 90% ऑफ द बेसिकली 70% ऑफ द अर्थ तो ओशंस के पास ही है। तो फिर इतना कम प्रोडक्टिविटी में क्यों कंट्रीब्यूशन है ओशंस का। क्योंकि देखो प्रोडक्टिविटी ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो फैक्टर यही होगा कि लाइट कितनी आ रही है, आपको लाइट कितनी मिल रही है ना। तो प्राइमरी प्रोडक्शन में यही था ना, लाइट मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस करोगे, तभी बायोमास प्रोड्यूस होगा। तो लाइट कितनी मिल रही है इस पर डिपेंड करेगा। अब ओशियंस में जो लाइट है वो तो सिर्फ शुरुआत के 500 मीटर तक ही आती है ना, नीचे तो आती नहीं है, भले ही कितना बड़ा ओशियन हो, नीचे तक तो आती नहीं है ना लाइट। तो भाई वो कर ही नहीं पाते, है ना, कर ही नहीं पाते। दूसरा क्या है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी ओशियंस में कम होती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं ना। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। इसी वजह से जो ओशियंस का प्रोडक्टिविटी होता है वो, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्टिविटी में बहुत ही कम है ना। आप देखोगे आधे से भी कम है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, पहली है ग्रॉस और दूसरी है नेट, है ना। एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस क्या होती है, ग्रॉस होती है बेसिकली प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है तो रेट है ये, है ना, प्रोडक्टिविटी में रेट था। तो इट इज़ बेसिकली अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये कितना टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अब जब ये प्रोड्यूस होता है, तो उसमें से कुछ यूटिलाइज भी तो होगा, कुछ वेस्ट भी होगा, है ना, कुछ वेस्ट भी होगा, कुछ रेस्पिरेशन में लॉस होगा। तो ये लॉसेस हटाने के बाद जो बचता है ना, ये लॉसेस हटाने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब हम ग्रॉस में से रेस्पिरेशन लॉसेस हटा देते हैं ना। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस इज यूटिलाइज बाय प्लांट्स इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, है ना। इंसान को चलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी जो लूज़ हो रही है उसको जब हम हटा देते हैं, है ना, तो जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसको सेम समझो एज अ कैलोरी, ठीक है। अगर आप मतलब खाते रहोगे, अगर खूब खाते रहोगे, है ना, तो आपका बायोमास तो बढ़ रहा है, बट अगर आप सेम टाइम पे एक्सरसाइज भी करते हो, है ना, तो वो उसको आप लूज़ कर रहे हो, उस कैलोरीज को आप लूज़ कर रहे हो, तो आपका नेट में जो वेट है वो मेंटेन रहता है ना। तो नेट क्या होगा, जितना आपने कंज्यूम किया और जितना आपने
एक्सपैंड किया, यही तो हो गया नेट। तो वही होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि कितना बायोमास अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए टू हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब मान लो ऐसे कोई कोई इंसान है जो खाता रहा और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना, तो मान लो इस इंसान को कोई और इंसान खा लेता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, तो इसको ज़्यादा बायोमास मिलेगा, है ना। जबकि अगर मान लो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं एनर्जी को लूज़ कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, तो मैं एनर्जी को लूज़ कर रहा हूँ, तो जो अब मेरे को जो खाएगा, कोई पतले इंसान को खाएगा तो उसको कम एनर्जी मिलेगी, राइट, क्योंकि मैंने तो लूज़ कर दी ना सारी, राइट। तो जो भी अवेलेबल बायोमास होता है कंजम्पशन के लिए हेटेरोट्रॉप्स के पास, हर्बीवोरस जो डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या होता है, ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन। तो वो जो नेट अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है डीकम्पोजिशन का। व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब बनते हैं। तो जैसे कभी कोई डेड प्लांट होता है या डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका डीकम्पोजिशन होता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो डेड प्लांट और डेड एनिमल है वो ऑर्गेनिक मैटर है। उसको फिर बैक्टीरिया, फंगी डिकम्पोज करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली इसको कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में ले जाते हैं। अब बेसिकली हमारी बॉडी बनी किससे होती है, कार्बन से बनी होती है। तो ये सारा कार्बन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे डिकम्पोज होकर इसमें चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है अर्थवॉर्म्स का। अर्थवॉर्म्स को बेसिकली फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फार्मर्स का फ्रेंड? क्योंकि देखो फार्मर का काम क्या होता है, सॉइल की न्यूट्रिशन बनाना, तभी वो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है ना सॉइल में, तभी सीड होगा, तभी सीडिंग होगी और तभी क्रॉप्स बढ़ेंगी। तो ये काम बेसिकली अर्थवॉर्म कर देता है। अर्थवॉर्म क्या करता है, बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? डीकम्पोजिशन करके। डीकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का करता है और उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज पर कन्वर्ट कर देता है ना। इसलिए इसको अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है डेट्राइटस का। व्हाट इज़ डेट्राइटस? डेट्राइटस बेसिकली जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जो भी डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेट्राइटस। जैसे लीव्स हो गई, बार्क्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं डेट्राइटस। तो इसमें फेकल मैटर भी होता है ना। दिस इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। इससे ही ये डिकम्पोज होता है। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो वो डेट्राइटस से ही स्टार्ट होता है। कोई डेड प्लांट की लीफ होगी, ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, तो डेट्राइटर इज़ बेसिकली डेड मैटर जिस पे फंगी एक्ट करके उसको डिकम्पोज करता है। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, बट प्रोसेस में जो मेथड्स होते हैं वो होता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब क्या होता है, क्या है, ऐसे वो मत सोचो। फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो डेट्रीवोर्स होते हैं, जो अर्थ फॉर्म होते हैं, जो बेसिकली डेड मैटर को वो करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रेगमेंट करते हैं। फ्रेगमेंट मतलब पीसेस में तोड़ देना, मतलब पूरी बॉडी है उसको छोटे छोटे पीसेस में हम जब तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि फ्रेगमेंट हो गई बॉडी, है ना। तो ये काम करते हैं अर्थवॉर्म्स। तो ये बेसिकली डेट्राइटस को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लीचिंग होती है। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, है ना, वो सॉइल में बेसिकली लीच हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, है ना, सॉइल हॉराइजन में नीचे चले जाते हैं और सॉल्ट जो होती हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, ठीक है। तो जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर है वो वाटर लेके सॉइल के अंदर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। उसके बाद होता है दूसरा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये फर्दर इस स्मॉल पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं और ज़्यादा सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में। फिर तीसरा होता है ह्यूमिफिकेशन। ये हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं बस ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, बेसिकली ह्यूमस एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये ध्यान रखो, जो बहुत ही रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन में। मतलब इसको डिकम्पोज करना बहुत ही टेढ़ी खीड़ है टाइप, समझ में आ रहा है, ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है ये ह्यूमस, ठीक है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट पे होता है, ठीक है। बट इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, बट इसका डिकम्पोजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बहुत टाइम लेता है, ठीक है, डिकम्पोज होने में। उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन के। ह्यूमस का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, जब ये ह्यूमस, जब ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये कन्वर्ट होगा। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं, मिनरल्स मिलते हैं हमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। जब ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करते हैं माइक्रोब्स और उससे इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन, ठीक है।
और हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, है ना, अच्छे से फिर से एक और बार रिवाइज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।